सलमान खान यानी भाईजान को धमकी मिली है। बिहार में जहरीली शराब ने कई लोगों को मार डाला है। किसान खाद की कमी से परेशान है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन की तरह आज भी मैं आपको पहले देश की खबर बताऊंगा, फिर मध्य प्रदेश की खबर बताऊंगा, फिर छत्तीसगढ़ की खबर बताऊंगा और जरूरत पड़ी तो विदेश की भी खबर बताऊंगा। लेकिन वो खबर बताऊंगा जिसको देखना चाहते हैं आप, जिसको जानना चाहते हैं आप, जिसको समझना चाहते हैं आप, और जो आपकी पसंद है उसको ध्यान में रखकर सीधे मुद्दे की बात 8 बजे मैं करता हूं और सीधे मुद्दे की बात ही करता हूं। पहली खबर क्या है? सलमान खान जीना है तो 5 करोड़ रुपए दो। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और दूसरी तरफ सलमान खान। इस खबर की चर्चा जब से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है तब से हो रही है। लेकिन आज इस खबर की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं और सलमान खान की दुश्मनी क्या है? क्यों सलमान खान को इस तरह से जान से मारने की धमकी मिल रही है? 5 करोड़ रुपया कौन मांग रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई ने ये खबर भिजवाई है या ये संदेश भिजवाया है? क्या है पूरा मामला? और हां, सलमान खान को छूने के लिए कितने जवानों से होकर गुजरना पड़ेगा, ये सब आज आप विस्तार न्यूज में जान जाएंगे। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। वैसे तो ये धमकी पहली बार नहीं मिली है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है। इस बार सलमान खान को धमकी देने के साथ साथ 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई है। इसीलिए इस पर बात करना जरूरी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से अभी देश उबर भी नहीं पाया था कि अब मुंबई पुलिस को एक नया धमकी भरा मैसेज मिला है। मैसेज में लिखा है, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का करीबी बताया है और लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सलमान खान को धमकी देता रहा है और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसीलिए इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता है। चलिए आपको बता देता हूं कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की असली वजह क्या है। दरअसल सलमान खान पर आरोप है कि साल 1998 में हम साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान ने राजस्थान के जंगल में काले हिरण का शिकार किया। उस समय यह आरोप सलमान खान के साथ साथ सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बेंद्रे पर भी लगे थे। इसके बाद बिश्नोई समाज ने सलमान खान पर FIR भी दर्ज कराई थी, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है। काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा भी सुनाई थी, लेकिन बाद में सलमान खान को जमानत मिल गई। बस तभी से सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। सलमान खान पर हमले की प्लानिंग करते हुए लॉरेंस के कई गुर्गों को दिल्ली और मुंबई पुलिस पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली है। पहले भी कई बार सलमान खान को धमकी मिल चुकी है। लेकिन कब क्या हुआ ये आप विस्तार से देख लीजिए। चलिए आपको बता देता हूं। जून 2022 में जब सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक से वापस लौटे तो घर के दरवाजे पर एक पत्र मिला। पत्र में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पत्र में लिखा था, तेरा मुंह से वाला जैसा हाल बना देंगे सलमान खान। इसके बाद मार्च 2023 में जोधपुर के रहने वाले धाकड़ राम ने सलमान खान को मारने की धमकी दी। धाकड़ ने सलमान के ऑफिशियल मेल पर मेल करते हुए लिखा था कि सलमान खान अगला नंबर 13 है तो जोधपुर आते ही सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। और सुनिए, अप्रैल 2023 में मुंबई पुलिस को एक 16 साल के लड़के ने फोन कर सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। बाद में पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया और इसी साल यानी कि जनवरी 2024 में सलमान खान के फार्म हाउस में 2 अनजान लोगों ने फेसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की थी। हालांकि उनका दावा था कि वो सलमान खान के फैंस हैं। सलमान का वास्ता केवल धमकियों तक ही नहीं रहा भाई साहब, एक बार तो सलमान खान पर हमला भी हो चुका है। 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग भी हो चुकी है। हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ही ली थी। समझ रहे हैं आप? घटना के 2 महीने बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस को बयान देते हुए कहा था कि बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक गया हूं। पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। वैसे सलमान खान की बात सही है, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं और उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं।
सलमान खान की सुरक्षा के लिए पिछले 25 सालों से उनके बॉडीगार्ड शेरा सलमान के साथ साई की तरह रहते हैं। शेरा हर मौके पर सलमान के साथ नजर आते हैं। कुछ दिन पहले शेरा ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में सलमान की सुरक्षा पर बात की थी। तब शेरा ने क्या कहा था सलमान की सुरक्षा को लेकर, सुनना चाहते हैं? सुन लीजिए। लाइफ के होता है कि थ्रेट होता है, लाइफ का होता है जिसको थ्रेट है, जैसे सलमान भाई को थ्रेट है, उनके लिए क्राउड में जाना मुश्किल है। हाँ। शोज में भी अगर भाई का भी कोई भी शो होएगा या होने वाला है तो पहले जाके शो करते थे, लोकल हैंडल हो जाता था जाके। अभी तो मैं खुद जाता हूँ, खुद मिलता हूँ उधर के कमिश्नर और पुलिस को, DGP को, बात करता हूँ, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त करता हूँ शो होने के पहले कि सेफ्टी पूरी चाहिए, तो वो हिसाब से। वैसे सलमान खान पर हुए हमले पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सलमान की सुरक्षा कितनी सख्त है ये भी समझ लीजिए। जानना चाहते हैं? देख लीजिए विस्तार से, सब कुछ बता रहा हूं। सलमान खान के पास अपनी प्राइवेट सुरक्षा के अलावा सरकार की तरफ से Y+ सिक्योरिटी भी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस सुरक्षा में एक घेरा और बढ़ा दिया गया है। पूरी सुरक्षा को शेरा ही लीड करते हैं और सलमान खान के साथ साए की तरह रहते हैं। सलमान के घर पर हुई फायरिंग के बाद सलमान को Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। सलमान के साथ 11 पुलिस वाले हर वक्त साथ चलते हैं। सुरक्षा में 4 कमांडो भी साथ होते हैं। इसके अलावा सलमान की प्राइवेट सिक्योरिटी के 40 बाउंसर भी सलमान के साथ होते हैं। यानी कि सलमान की सुरक्षा में 51 से ज्यादा लोग हर वक्त साथ होंगे। सलमान कहीं भी जाएंगे 51 लोग सुरक्षा में रहेंगे ही। इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं। यानी आप जान लीजिए कि सलमान को छू पाना भी कितना कठिन है। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने फैसला किया है कि सलमान जहां भी शूटिंग कर रहे होंगे वहां एक ट्रेंड आर्म कांस्टेबल यानी कि हथियारों का जानकार कोई पुलिस वाला जरूर तैनात होगा। आप जिन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें चाहते हैं, जिसे देखना चाहते हैं, जिनके फिल्मों को आप देखते हैं, उसके सुख दुख की खबर भी सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आज इतने विस्तार से आपको खबर दिखाई है ताकि आप सब कुछ समझ जाएं कि आखिर सलमान को धमकियां क्यों मिल रही हैं और सलमान क्यों चिंतित हैं। सलमान के पास पहुंचने के लिए कितने लोगों से होकर गुजरना पड़ेगा। और इसी खबर पर अमर मेरे साथ जुड़ गए हैं जो अंडरवर्ल्ड और फिल्म जगत को बहुत करीब से अध्ययन करते हैं। और अमर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सलमान जैसे सुपरस्टार, बाबा सिद्दीकी जैसे लोगों की हत्या और फिर उसके बाद 5 करोड़ रुपया दो अगर जीना है तो लॉरेंस बिश्नोई कब पीछा छोड़ेंगे सलमान खान का? अमर, देखिए ज्ञानंद जी, मैंने उस दिन भी आपको बताया था और पहले भी बताता रहा हूं कि आपने जो वजह बताई, डिटेल में बताई कि दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई थी, लेकिन लॉरेंस के पास सलमान को मारने की एकलौती वजह नहीं है कि काले हिरन का शिकार जो 1998 में हुआ था उसकी वजह से ये अब तक पीछे पड़े हुए हैं। इसके पीछे कई और मकसद भी हैं। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब में उसकी गैंग एक्टिव है। फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, इन सबसे कैसे पैसा कमाना है ये लॉरेंस बहुत अच्छे से जानता है। गैंगस्टर आनंद पाल की देखरेख में इसने राजस्थान में भी अपनी पैठ बनाई और राजस्थान में भी अपना पूरी गैंग को एक्टिव रखा। लेकिन अब उसकी नजर है मुंबई पर। उस दिन भी मैंने आपको बताया था क्योंकि दाऊद अब बूढ़ा हो चुका है, मुंबई का प्लॉट खाली है और मुंबई में इतना पैसा रंगदारी से और म्यूजिक इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री से आ सकता है, उसका एक जो अनुभव है वो लॉरेंस बिश्नोई को है। लॉरेंस बिश्नोई की मॉडस ऑपरेंडी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन वो जेल से गैंग ऑपरेट करता है। वो खुद ये नहीं चाहता कि मैं बाहर आऊं। उसका कारण है कि वो बाहर आएगा तो उसकी सुरक्षा पर भी खतरा है। वो बिना जमानत लिए जेल में रह करके, और उसकी एक और मॉडस ऑपरेंडी है कि वो अलग अलग तरह के शूटर्स हायर करता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक किसी भी एक कारनामे पर कई शूटर्स एक साथ शामिल हैं लेकिन वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई बाई चांस एक शूटर पकड़ भी गया, जैसे बाबा सिद्दीकी मामले में 2 शूटर पकड़ गए लेकिन वो अगले शूटर के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो ऐसे शूटर्स हायर करता है जो एक दूसरे को ना जानते हों और वो कभी भी अगर एक शूटर पकड़ जाए तो वो दूसरे तक कोई ना पहुंच पाए। ज्ञानंद जी, ये जो अमर आप बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और विस्तार न्यूज के दर्शकों को इसीलिए मैंने अमर को जोड़ा था ताकि आप ये देखिए जो खबर मैंने आपको बताई उस खबर से आगे की कहानी अमर ने आपको बहुत बारीकी से बताई। अमर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। चलिए, सलमान खान फिल्म स्टार हैं और मैंने कहा कि आप उनकी फिल्म देखते हैं, ये खबर आपको दिखाना जरूरी था। चलिए अगली खबर क्या? नीतीश बाबू, ऐसी शराबबंदी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी, ऐसा सुशासन नहीं चाहिए। देख लीजिए।
जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल शराबबंदी का वादा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप ये बताइए। लिखा होता है ना घोषणा पत्र में, इस बार अगर हमारी सरकार बनी तो इस बार प्रदेश में शराबबंदी लागू कर देंगे, शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देंगे। इससे प्रभावित होकर क्या होता है? पार्टियों को महिलाओं का अच्छा खासा वोट भी मिलता है। उस पार्टी से लोग उम्मीद कर बैठते हैं कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कम से कम शराब बंद हो जाएगी, तो घर में कलह तो बंद होगी। महिलाओं को लगता है घर में पति शराब पी के ना आए तो कम से कम तनाव, झगड़ा, झंझट से बचेंगे, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा। लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां शराबबंदी है, उसके बाद भी शराब पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है। फिर क्या मतलब भाई? ऐसी शराबबंदी का क्या मतलब? सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जी, बिहार की बात कर रहा हूं, जहां के मुख्यमंत्री आप हैं, जहां के मुखिया आप हैं। वहां शराब के नशे में आपका सुशासन ही झूम रहा है। वैसे तो आप सुशासन बाबू हैं, लेकिन नशे में आपका सुशासन झूम रहा है। और झूमते सुशासन वाले बिहार में शराब से जिंदगियां खत्म हो रही हैं। एक बार फिर शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब ने कई जिंदगियां खत्म कर दी हैं। सिवान, छपरा और गोपालगंज में 40 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। कई परिवार उजड़ गए हैं, कई गांवों में मातम छा गया है। शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाती ये मौतें प्रशासन पर बार बार सवाल उठाती है। सुशासन बाबू के बिहार में हर साल कई परिवार जहरीली शराब की भेंट चढ़ जाते हैं। जहरीली शराब माफिया सरकारी दावों की पोल खोल देते हैं। खबर आई तो राजनीति शुरू हो गई, लेकिन उन परिवारों का क्या जिसने अपनों को खो दिया? बिहार में जहरीली शराब का दर्द और 40 मौतों पर हो रही क्रूर सियासत पर यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर पूरी खबर भी बताऊंगा। देखिए। रजवा के दिखावे के ले गई रे, 2 दिन से चक्रियात रहे। हमार बहन बेटा तो क्या हो गया? हारा दारू पिए ले रहले हो। परसों पी ले रहन, एक बार उल्टी भइल, बस लेके जात नहीं पड़त। हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर बोला कि जहरीली शराब के चलते आदमी का डेथ हुआ है। पता कर कहाँ से दारू आवता है, कहाँ बिकाता। शराब पीने की वजह से मौत हुई है। सरकार को और सख्ती से लागू करना चाहिए, और नहीं तो ऐसी शराबबंदी का मतलब क्या है? सरकार अक्षम है, कॉम्प्रोमाइज्ड। बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री अभी तक एक शोक संवेदना भी व्यक्त करने का काम नहीं किया। अब शराब माफिया ऐसे पड़े हैं कि वो पानी के जहाज बना लिए हैं, वहां से पहुंच जाते हैं। राजनीति करने वाले कब तक राजनीति करेंगे? कभी नीतीश बाबू बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी आरजेडी लालू परिवार के साथ चले जाते हैं। सरकार एनडीए की हो या विपक्ष की, मौतें तो होती ही रही हैं जहरीली शराब से, और मुख्यमंत्री आप ही रहे हैं। गजब का ये भी देखिए क्या नीतीश बाबू का कनेक्शन है राजनीति से, और किस तरह से रणनीति है कि चाहे लालू परिवार के साथ सरकार बनाएं, आरजेडी के साथ बनाएं, चाहे बीजेपी, मुख्यमंत्री नहीं बदलता। सोचिए। चलिए विस्तार से कुछ आंकड़े दिखा देता हूं आपको जो चिंता पैदा करते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू है 8 साल से ज्यादा हो गया। 8 साल से ज्यादा शराबबंदी है। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया, लेकिन इस कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस कानून को तोड़ने के आरोप में साल 2016 से अब तक 8,43,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए। करीब 3.5 करोड़ लीटर से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की गई। शराबबंदी वाला राज्य है। 12 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। क्या मतलब है ऐसी शराबबंदी का? क्या मतलब? शराबबंदी से 2016 से लेकर अब तक 400 से ज्यादा मौतों का दावा किया जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़े में मौतें 200 से भी कम हैं। और तो और नीतीश बाबू से सवाल करेंगे इन मौतों पर तो कहते हैं पियोगे तो मरोगे।
मतलब मुख्यमंत्री से अगर कोई सवाल करे तो कहते हैं पियोगे तो मरोगे। अरे भाई, तो शराबबंदी का क्यों ढोंग करना? सुना दीजिए जरा, नीतीश कुमार ने कब कहा था पियोगे तो मरोगे? सुनाइए। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। तो गंदी चीज है, अगर शराब मर रहा है तो आप सोच लीजिए। ये तो साबित हो रहा है कि शराब पीना कितना बुरा चीज है। इसको तो और हम लोग खूब प्रचारित करते हैं, देखो मर रहा है, पियोगे मरोगे, तभी तो हम कह रहे हैं। साल 2022 में बिहार में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। पियोगे तो मरोगे, हद है। अरे भाई, जब शराब बंदी है तो क्यों पियोगे तो मरोगे? कहां से आ रही है शराब? कई परिवार उजड़ गए थे मुख्यमंत्री जी, तब नीतीश बाबू से कहा गया कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दीजिए, तो साफ साफ नीतीश बाबू ने कह दिया पियोगे तो मरोगे। बात साफ है, कोई मुआवजा नहीं देंगे। और सुनिए, अब जब मौतें हुई हैं तो बिहार के मद्य निषेध मंत्री से पूछा गया कि आपके बिहार में लगता नहीं है शराबबंदी फेल्योर है? तो कह रहे हैं बुड़बक वाली बात मत करो। मतलब जो पूछ रहा है वही बुड़बक हो गया है। मंत्री जी को भी सुन लीजिए जरा, सुनाइए। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, नहीं लग रहा है शराबबंदी फेल्योर है? ये बुर्बक वाला बात मत करो। अथी 302 का मुद्दा ले होता है ना लोग, उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है ना। है? लेकिन सर, छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है, तो सरकार अब क्या? सरकार तो जो करने का था शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है। मंत्री जी का मानना है शराबबंदी हो गई, अब समाज को जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन मंत्री जी, समाज के साथ साथ पूरी सरकार को भी जागने की जरूरत है। आपके पूरे प्रशासन को जागरूक होने की जरूरत है। जिसके नाक के नीचे जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं तो विस्तार से खबर बताना जरूरी था। राज्य बिहार हो या कोई दूसरा, 40 मौतों पर आपको सावधान और जागरूक करना जरूरी था, जो बिहार के मंत्री जी कह रहे थे। इसीलिए पूरी खबर विस्तार से बताइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। अगली खबर क्या है? मंत्री विधायक के बाद नशा पर, मध्य प्रदेश में नशा पर गजब बयान आ रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा भी बोले हैं। क्या बोले हैं? जहां एक तरफ बिहार में जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छतरपुर के गांव-गांव में जाकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और लोगों से वचन ले रहे हैं कि जो कोई भी दारू पिएगा या बेचेगा उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा और समाज के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। सुनिए कैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गांव-गांव जाकर नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। दिखाइए भाई। सभी समाजों के लोग कसम खा रहे हनुमान जी के सामने लौट के, अगर कोई भी दारू पी है वो आदमी यहाँ अपनी समाज से बाहर कर भी, लौट के ना बुला भी, और बेचने वाले को अर्थदंड भी दिया जाएगा। हम सब जने ई वचन पर जिंदगी भर चलेंगे। अब बाबा बागेश्वर शपथ दिला रहे हैं तो गांव वाले भी उनके इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये कसम खा रहे हैं न शराब पिएंगे और न पीने देंगे। सुनाइए गांव वालों को भी भाई क्या कह रहे हैं। चले हाथ जोड़ के ये जनते हैं कि अपनी अपनी समाज पे इंतजाम करना। जो कोई दारू या गांजा पी के मिले उसको जरीमाने 5,000 रुपए लगेंगे। तो सुना आपने, गांव वाले भी बाबा बागेश्वर की इस मुहिम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की ये मुहिम सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो विस्तार न्यूज ने सीधे बाबा से ही सवाल पूछ लिए। सुना दीजिए बाबा नशा मुक्ति को लेकर चलाए अपने इस मुहिम पर क्या कह रहे हैं, सुनाइए। आसपास में बहुत से छोटे छोटे जगहों पर बिना ठेका के लोग ला करके मदिरा विक्रय कर रहे, बहुत नशा बेच रहे थे। गाँव के पास में भी, अगल बगल के गांव। अच्छा, कोई भी चीज होती है जुड़ जाती बागेश्वर धाम से। कैसे भी करके इस क्षेत्र को नशा मुक्त क्षेत्र करें।
ये तो बात नशा मुक्ति की हुई, लेकिन बाबा बागेश्वर ने विस्तार न्यूज से बातचीत में एक और बड़ी बात कही। बाबा बागेश्वर ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है, वो बयान भी सुना दीजिए। एकता देखिए, किसी भी चीज में एक आदमी को एक लकड़ी दो वो तुरंत तोड़ देगा, 2 लकड़ी दो थोड़ा कठिनता होगी, और एक पूरा लकड़ी का गट्ठा दे दो उसकी नानी मर जाए वो तोड़ नहीं पाएगा। एकता की यही ताकत है कि अगर हम सब एक रहेंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं पाएगा, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो एक एक करके सब पिटेंगे। लगातार आपको सुना रहे हैं कैसे योगी आदित्यनाथ से लेकर मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोदी, कैलाश विजयवर्गीय और देश भर के संत हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। अब बाबा ने बोला तो वो भी सुना दिया। चलिए अब अगली खबर दिखा देते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर, खाद के लिए किसान परेशान हैं, जिम्मेदार रूस यूक्रेन। इसमें हमने बहुत विस्तार से आज खबर बनवाई है आपको। क्यों जानते हैं? ये कृषि मंत्री साहब हैं मध्य प्रदेश के, एंदल सिंह कंसाना जी, और इन्होंने एक बयान दिया है, कहा है कि किसान इसलिए परेशान है खाद के लिए क्योंकि जिम्मेदार रूस यूक्रेन है। अब इस पर खूब राजनीति हो रही है, खूब सियासत हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन कैसे जिम्मेदार है। तो हम लोगों को लगा कि क्या रूस यूक्रेन सच में जिम्मेदार है? आपके मन में भी सवाल है कि नहीं? मंत्री जी ऐसे तो नहीं बोलेंगे, अधिकारी आए होंगे, ब्रीफिंग दिए होंगे, तब मंत्री जी ने ऐसा कहा है, या तो फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है। जब देश के किसान परेशान हैं, देश भर में खाद की कमी हो रही है, किल्लत है, और ये कमी क्यों हो रही है जानते हैं? क्योंकि रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट में जंग के हालात हैं, इसलिए देश में खाद की कमी हो गई है। ऐसा मैं नहीं, मंत्री जी कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मंत्री जी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा है, प्रदेश में खाद की कमी इसलिए है क्योंकि यूक्रेन और इजराइल में संघर्ष चल रहा है। पहले आप कृषि मंत्री का बयान सुन लीजिए, फिर पूरा गुड़ा गणित समझाऊंगा, क्योंकि बात हमारे अन्नदाता से जुड़ी है। सुनिए बयान, उसके बाद दिखाऊंगा खबर। सुनाइए। यूक्रेन और वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे, उससे आने में हमें कम से कम 14-15 दिन के फेर के वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। मंत्री जी कह रहे हैं जंग की स्थिति है रूस यूक्रेन में, इसलिए खाद की कमी हो रही है। प्रदेश में कई जगह खाद की किल्लत की खबर आई, किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आए। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के गृह जिले मुरैना से आई है। किसान खाद के लिए परेशान है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। दूसरी तस्वीर देवास जिले से आई है। यहां तो लाइन में खड़े किसान इतने परेशान हो गए कि अपनी कागजों को ही लाइन में लगा दिया। ये तस्वीरें वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर सरकार को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। अब कांग्रेस ने सवाल उठाया तो मंत्री जी ने जवाब दिया और कह दिया कि ये कमी तो रूस यूक्रेन जंग की वजह से हुई है साहब। अब मंत्री जी के इस बयान पर भी राजनीति शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए और सियासी समीकरण समझिए। पचास % से ज़्यादा खाद की आपूर्ति नहीं हुई है, और खाद जो DAP यूरिया और ये कम मांगा गया, इसका दोषी मोहन यादव की सरकार है। सबसे बड़ा घोटाला यही है कि लाखों टन खाद जो कि सहकारिता के माध्यम से बिना किसी कालाबाजारी के बढ़ जाया करता था एडवांस में, आज वो पूरा का पूरा खाद जो है खुलेआम कालाबाजारी इसमें हो रही है। यूक्रेन और वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे, उससे आने में हमें
कम से कम 14-15 दिन के फेर की वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। मध्य प्रदेश के अंदर डीएपी यूरिया की कमी है और यहाँ के मंत्री एदल सिंह कंसाना सरकार की तरफ से बयान देते हैं कि रूस और यूक्रेन के वार के कारण हम लोग यहाँ पर खाद नहीं ले पा रहे। कितनी झूठी बात करते हैं। किसानों का मुद्दा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, मांग जरूर होना चाहिए। रबी फसल की बुआई के बीच देश में खाद का संकट एक गंभीर समस्या बन गई है, इसीलिए केंद्र सरकार भी परेशान है। चलिए और आपको बता देता हूं आंकड़ा कुछ। यूरिया और डीएपी की कमी हो रही है, इसीलिए आपको यह भी बता दें कि यूरिया और डीएपी क्या है। यूरिया और डीएपी दोनों फसलों की बुआई से ठीक पहले खेतों में डाला जाने वाला फर्टिलाइजर है। ये फसलों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। यूरिया भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फर्टिलाइजर है और डीएपी दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। ये भी जान लीजिए कि देश में सालाना करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। कितनी? 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। मौजूदा समय में देश के अंदर ही 283 लाख टन की क्षमता है और बाकी का आयात किया जाता है, यानी दूसरे देश से मंगवाया जाता है। और डीएपी की बात करें तो भारत सालाना 100 लाख टन से अधिक डीएपी की खपत करता है, जिसमें से अधिकांश आयात किया जाता है। और अब युद्ध की वजह से यूरिया और डीएपी के आयात में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा खुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भी बताया है। सुनिए। देखिए, थोड़ा सा यूरिया डीएपी की क्राइसिस है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से लाने में भी बहुत लंबा समय है और उसके लिए कृषि मंत्रालय चिंतित है, प्रधानमंत्री चिंतित है। जंग की वजह से यूरिया और डीएपी खाद की कमी है। इसका मतलब कृषि मंत्री बहुत गड़बड़ नहीं बोल रहे थे, जिसको लेकर भारत सरकार भी गंभीर है। मंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये संकट दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि कुछ दिनों में ये संकट हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि देश में नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन भी शुरू हो गया है। इस समय देश में करीब 44 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन हो रहा है, जिससे करीब 200 लाख टन यूरिया की पूर्ति हो सकती है। नैनो डीएपी पर भी भारत सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के फायदे बताए थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। हम नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने में प्रयोग अब तक सफल हुए हैं। हमने नैनो यूरिया में बहुत बड़ी सफलता पाई है, नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है। और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घूमने वाला किसान एक बोतल के खातर से काम चलाएगा, वो इतनी दूर नहीं है। समझ गए आप? जिस यूरिया और डीएपी की कमी से किसान परेशान हैं, कुछ दिन में सरकार के प्रयासों से यह खत्म होने वाला है। अब बोरी भर खाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बोतल से ही काम चल जाएगा। किसानों से जुड़ी खबर थी, किसान परेशान हैं, इसलिए खबर विस्तार से बता दी। और कुछ रह गया है तो हमारे सहयोगी से पूछूंगा, लेकिन आपको एक चीज बता दूं। मंत्री ने कह दिया रूस यूक्रेन जिम्मेदार है, विपक्ष ने कह दिया क्या फालतू की बात कर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने बता दिया, सच में समस्या है। इतने विस्तार से आपको कहां मिलेगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोई इन्वेस्टिगेशन, बताइए आप। ऐसी पड़ताल मंत्री जी भी नहीं सोचे होंगे। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, क्या है इतनी बड़ी वजह? विस्तार न्यूज ने प्राइम टाइम में आपको दिखा दिया कि कहां से तार जुड़े हैं, कितना उत्पादन करना है और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है कि कैसे बोरी की किल्लत खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ विस्तार न्यूज दिखाएगा। इतना इन्वेस्टिगेशन विस्तार न्यूज ही करता है ताकि आप परेशान ना हो। और कुछ रह गया है, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और मन में सवाल है, श्याम सिंह तोमर के पास चलता हूं। श्याम सिंह तोमर जी, इतने विस्तार से हमने सब कुछ बता दिया, मसला किसानों का है, लेकिन केवल राजनीति होने लगे किसी बयान पर तो मुझे लगता है इस किसी भी खबर को इतने विस्तार से दिखाना जरूरी है। हमने तो समस्या बता दी, अब इस पर जो सियासत हो रही है उसका अंत कब होगा? श्याम जी।
देखिए वाकई में इस समय देश में दो जो वर्ग हैं उनके लिए खासा काम हो रहा है। एक तो किसानों के लिए काम हो रहा है, दूसरा सेना के लिए काम कर रहा है। किसान जो है परेशान नहीं रहना चाहिए, अन्नदाता परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति भी नहीं होना चाहिए। किसी भी समस्या को कैसे सुधारा जाए, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसका क्या सॉल्यूशन है। नैनो टेक्नोलॉजी इसका सॉल्यूशन है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार, राज्य सरकार फोकस करे, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर दोषारोपण करें। तो नैनो टेक्नोलॉजी ही समाधान है, उसी से अन्नदाता का जो है चेहरा खिलेगा और उसी से आगे की जो ये समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा यकीनन सच है। तो इस पर फोकस करें, ना कि आरोप प्रत्यारोप पर। अब बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप की गुंजाइश बची भी नहीं है, क्योंकि स्थिति स्पष्ट है। जो है युद्ध पीछे की वजह है, नैनो टेक्नोलॉजी उसका समाधान है। जितना ज़्यादा इस पर सरकारें फोकस करेंगी, समस्या का समाधान उतनी जल्दी होगा और किसान भी परेशानी से उबर जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। आपने ठीक कहा कि जो समस्या का समाधान है, बात उसकी होनी चाहिए, हर मसले पर राजनीति नहीं ढूंढना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर बता देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं, और अगली खबर है मिठाई मत खाना भाई, बहुत मिलावट है। मिठाई मत खाना, बहुत मिलावट। कौन कौन सी मिठाई है आपको बता देता हूं क्यों नहीं खाना है। दिवाली आने वाली है भाई, बड़ी मात्रा में मिठाई खरीदी जाएगी और साथ ही खूब मिठाई खाई भी जाएगी। लेकिन मिठाई खाने से पहले सावधान रहिएगा। मिठाई खरीदने से पहले देख लीजिएगा कि कैसी मिठाई खरीद रहे हैं। कहीं आपकी मिठाई में मिलावट तो नहीं की गई है, कहीं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? दिखा दूंगा पूरी खबर, सब कुछ विस्तार से समझ जाएंगे। तस्वीर देख लीजिए, दिखाई तस्वीर। दो जगह के मामले सामने आए हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। खाद्य विभाग के साथ आज विस्तार न्यूज भी दुकानों पर पहुंचा। क्यों पहुंचा भाई? होता क्या है, अमूमन जब इस तरह की छापेमार कार्रवाई होती है तो वो प्रेस ब्रीफिंग दे देते हैं, चैनल खबर दिखा देते हैं। हम नहीं मानने वाले, हम नहीं मानने वाले, हम नहीं रुकने वाले। आपका मसला है, आपकी सेहत से जुड़ा मामला है, इसलिए हमने कहा कि जाइए, ग्राउंड पर जाइए और देखिए कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है और मिठाई की गुणवत्ता को लेकर पड़ताल की। पहला मामला रीवा का है। यहाँ खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जो सामने आया वो बेहद हैरान करने वाला था। दूसरा मामला जबलपुर का है। यहाँ खाद्य विभाग की टीम ने खाने की चीजें बनाने वाली एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम को कई खामियां मिली। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं आपको। पहले बात कर लेते हैं रीवा की। रीवा में इन दिनों खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, करना भी चाहिए। खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान विभाग को बड़ी मात्रा में गड़बड़ी मिली। मिठाई बनाने में प्रयोग होने वाले खाद्य सामग्रियों में मिलावट पाई गई है भाई साहब, जिसके बाद सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा साफ सफाई को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। खाने पीने की चीजों को खुले में रखा गया था और हर तरफ गंदगी फैली थी। साथ ही मिठाई बनाने वाले बर्तनों को भी साफ नहीं किया गया था और खराब किस्म के तेल का प्रयोग किया जा रहा था। इसके साथ ही मिठाइयों पर सिल्वर की जगह एल्युमिनियम की परत चढ़ी मिली, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसको लेकर जिला खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए। और ये बिल्कुल सही सिल्वर का है। जैसे ही आप इसको अपने हाथों में लेकर के रब करते हैं, ये गायब हो जाता है। और अगर ये एल्यूमिनियम वर्क है, इसमें एडल्ट्रेशन है, तो ये देखिए ये गायब नहीं हो रहा है, ये बना हुआ है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसकी गुणवत्ता जो है ये संदेहास्पद है। ये प्योर सिल्वर का नहीं लग रहा है, एल्यूमिनियम का एडल्ट्रेशन है इसमें। एल्यूमिनियम जो है ये अनसेफ मटेरियल में आता है। ये देखिए बच रहा है, ये बच रहा है, गायब नहीं हो रहा है। आप ओरिजिनल सिल्वर आप जब भी वर्क को मैश यहाँ पे देखिए रब करेंगे ना, ये गायब हो जाता है, ये गायब नहीं हो रहा है। कई दुकानों पर इसी तरह की लापरवाही देखने को मिली, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम ने कड़ी कार्रवाई की है। साथ ही टीम ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा एक ऐप शुरू किया गया है, जिसमें मिठाइयां खरीदने वाला व्यक्ति खुद उस ऐप के माध्यम से शुद्धता की जांच कर सकता है। इस मिलावट को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और जनता क्या कह रही है, ये भी सुन लीजिए, सुनाइए। शुद्धता होनी चाहिए, तभी तो भाई लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो बीमारियां भी होती हैं, ये बंद होना जरूरी है। इसमें शुद्धता तो जरूरी है ना, इससे इन्फेक्शन फैलेगा। कुछ न कुछ पन्नी वगैरह लगी होना चाहिए। हाँ, स्वाद के लिए हानिकारक है, मक्खी आती हैं इसमें।
या फिर मक्खी ना पड़ जाएगा, कीड़े ना पड़ जाएगा। ये कार्रवाइयाँ नवरात्रि से चूँकि पर्व त्योहार शुरू हो गए हैं तो तब से ही ये कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। मगर जो खुला है इसको हम लोग पैक करने की व्यवस्था कर देंगे। हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है भाई साहब। ऐसा ही मामला जबलपुर का है। जबलपुर की तस्वीरें भी दिखाई है। यहाँ विस्तार न्यूज की टीम ने खाद्य विभाग की टीम के साथ कार्रवाई में हिस्सा लिया और एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को फैक्ट्री की हालत बेहद गंभीर नजर आई। यहाँ काम कर रहे कर्मचारी बिना मास्क, बिना ग्लव्स और बिना हेयर नेट के मिठाई बना रहे थे। इसके अलावा खाने पीने की चीजों को खुले में ही जमीन पर रखा गया था। साथ ही इन चीजों के ऊपर मक्खियां बैठी हुई थी। खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री के अंदर से खोवा, वनस्पति, घी, तेल और मिठाइयों का सैंपल लिया और जांच के लिए भेजा गया। आगे बताऊंगा, लेकिन रिपोर्ट देख लीजिए। दीपावली के त्योहार में आपकी मिठास में जहर घोलने वाले भी अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। खाद्य विभाग की टीम के साथ आज हमारी टीम भी ऐसी जगह पर जा रही है जहां पर मिलावट की संभावनाएं रहती हैं। फैक्ट्री में आज खाद्य विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। तो स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से खोवे के ऊपर मक्खियाँ यहाँ पर ढूंढ रही हैं। ये क्या दिवाली की तैयारी हो रही है? नहीं, दीपावली नहीं, तो नॉर्मल चलता रहता है। ये देखिए पूरा जो फैक्ट्री है वो यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। गंदगी तो आपको इस फैक्ट्री में आमतौर पर देखने को मिल ही जाएगी। हाँ, सफाई ठीक ठाक नहीं थी उनकी, खराब स्थिति में। थोड़ा हमें आशंका है कि जो ये खाद्य पदार्थ यूज़ कर रहे खोवा, वो मानक स्तर का है कि नहीं। जो कलर ये यूज़ कर रहे हैं, जो स्टार्च पाउडर ये यूज़ कर रहे हैं। हद है भाई ऐसी लापरवाही। फिलहाल खाद्य विभाग ने फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ये कार्रवाई किन मानकों पर कर रही है ये भी समझ लीजिए। बता देता हूँ, खाद्य विभाग की टीम दो तरह का निरीक्षण कर रही है। पहला निरीक्षण साफ सफाई और हाइजीन को लेकर किया जा रहा है, जिसमें खुले में रखे खाद्य सामग्री, साथ ही प्रयोग किए जाने वाले कूड़ेदान और आसपास मौजूद मक्खी और छोटे मोटे कीड़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। दूसरा निरीक्षण गुणवत्ता को लेकर किया जा रहा है, जिसमें खाद्य सामग्री में मिलावट, खाद्य सामग्री के बनाने का तरीका और प्रयोग होने वाले सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। दीपावली और अन्य त्योहारों पर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और बाजार में खराब गुणवत्ता वाली मिठाई मिलने लगती है। इसलिए कह रहा हूं, मिठाइयों को खरीदते वक्त सावधान रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए ताकि कोई मिलावटखोर आपकी सेहत से खिलवाड़ ना कर सके। समझ गए आप इस खबर को इतने विस्तार से क्यों दिखा रहा था? समझ गए हैं, समझा दिया हूं, आगे बढ़ने दीजिए। क्या खबर है? जो 38 नक्सली मारे गए, उन्होंने 51 लोगों की जान ली थी। जो 38 नक्सली मारे गए, उन्होंने 51 लोगों की जान ली थी। पाताल से नक्सलियों को निकाला था। जिन 38 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा वालों ने मार गिराया था, उन नक्सलियों ने जानते हैं कितने लोगों को जान से मारा था? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हमारे 28 वीर जवानों की जान ली थी नक्सलियों ने। इनकी वजह से 28 जवान शहीद हुए हैं। इन्हीं नक्सलियों ने मारा है, जिन नक्सलियों को 38 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मारा है, उन्होंने हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा था। और सुनिए, इन्हीं नक्सलियों ने 23 आम नागरिकों को भी मौत के घाट उतारा था। ऐसे खूंखार नक्सलियों को मारने में सफलता मिली है हमारे जवानों को। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपको याद ही है 3 अक्टूबर को जवानों ने नक्सलियों के पाताल लोक में घुसकर कार्रवाई की थी। अबू जमाड इलाके के नेंदूर थुलथुली के जंगलों में 3 अक्टूबर को जवान सर्चिंग ऑपरेशन के लिए निकल गए। 4 अक्टूबर को जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई। 5 अक्टूबर को जवान 31 नक्सलियों के 100 के साथ जंगल से वापस लौटे। बाद में नक्सलियों ने पर्चा जारी कर अपने 5 और साथियों के मारे जाने का खुलासा किया था। इसके साथ ही भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार भी नक्सलियों से बरामद हुए थे। लेकिन अब मारे गए नक्सलियों की संख्या 38 हो गई है। दरअसल नेंदूर थुलथुली के जंगलों में हुई मुठभेड़ में कुछ और घायल नक्सलियों की मौत की जानकारी सामने आई है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की फोर्स ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया था। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। और हाँ, रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको ये बता देता हूं कि क्या क्या मिला है, कितने खतरनाक थे ये नक्सली, कितने का इनाम था, ये सब भी बताऊंगा। लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए।
बिना किसी नुकसान के मुठभेड़ में फोर्सेस को 31 माओवादी का शव बरामद हुआ था। इसके अतिरिक्त नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें उन्होंने 35 नाम बताए थे। जब हमने मैचिंग किया तो दोनों की मैचिंग करने के बाद हमें टोटल मुठभेड़ में 38 नक्सली जो मुठभेड़ में घायल हुए होंगे। बहुत बड़ी सफलता है, ऐतिहासिक सफलता है। अब पुलिस ने इन नक्सलियों को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी दी है। मुठभेड़ में मारे गए 38 नक्सलियों पर कुल 2 करोड़ 62 लाख का इनाम था। बस्तर के अलग अलग थानों में इन नक्सलियों के खिलाफ कुल 250 से ज्यादा FIR दर्ज थी। इन नक्सलियों से जवानों की पहले भी 61 बार से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी थी, जिसमें 11 बार इन नक्सलियों ने जवानों के कैंप पर हमला किया था। पुलिस की माने तो इन नक्सलियों ने कुल 23 आम नागरिकों की हत्या की थी। वहीं बीते सालों में इन नक्सलियों ने 28 पुलिस जवानों की जान भी ले ली थी। यानी कि इन खूंखार नक्सलियों ने कुल 51 लोगों की जान ली है। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये नक्सली कितने खतरनाक थे। अबू झमाड़ के इलाके में इन नक्सलियों का खौफ था, आतंक था, और इनमें से जो सबसे खतरनाक नक्सली थे, इनके बारे में भी आपको बता देता हूं। मारे गए नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम नीति उर्फ उर्मिला का था। नीति दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी की मेंबर थी। ये नक्सल संगठन में 5वें दर्जे का पद है। नीति पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी की सचिव भी थी। उस पर 25 लाख का इनाम था। अकेली नीति के खिलाफ कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे। नीति ने 6 आम नागरिकों की हत्या की थी। वहीं उसके हमलों में 7 जवान भी शहीद हुए थे। मारे गए नक्सलियों में दूसरे नंबर पर है नंदू मंडावी। नंदू CYPC सदस्य था, कंपनी नंबर 6 का कमांडर था। उस पर 10 लाख का इनाम था। नंदू के खिलाफ कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज थे। नंदू ने 2 जवान और 1 आम नागरिक की जान ली थी। ये पूरी जानकारी आज पुलिस ने दी। तीसरे नंबर पर है सुरेश सलाम। सुरेश डिविजनल कमेटी मेंबर था। उस पर 8 लाख का इनाम था। सुरेश के खिलाफ कुल 38 मामले दर्ज थे। सुरेश ने 5 आम नागरिकों को मौत के घाट उतारा था। वहीं 6 जवानों की जान भी ली थी इसी ने। चौथे नंबर पर है मीना नेताम। वही मीना जिसके 100 को लेने से उसके परिवार वालों ने भी मना कर दिया था। मीना पर भी 7 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। 5वां नाम है महेश मंडावी का। यह पूर्वी बस्तर डिवीजन का DVC था। इस पर 8 लाख का इनाम था। महेश मंडावी के खिलाफ कुल 8 अपराध दर्ज हैं। इसमें कुल 3 आम नागरिक की हत्या की थी। इस मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं बस्तर IG सुंदरराज, सुन लीजिए। अन्य कई माओवादी कर्मी अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जिसके बारे में हम तस्दीक करवा रहे हैं। कुल मिलाकर इस मुठभेड़ में CPI माओवादी संगठन के ईस्ट बस्तर डिवीजन का काफ़ी तगड़ा नुकसान पहुंचा है और उनके खासतौर पर PLG कंपनी नंबर 6 और 4 DVC मेंबर्स और 1 कंपनी कमांडर और 1 DKCC मेंबर इस बार काफ़ी तगड़ा उनका नुकसान हुआ। अभी भी माओवादी संगठन के पास हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ये जानकारी हमारे सहयोगी संजय ठाकुर ने दी है, इसलिए संजय ठाकुर से बात करना जरूरी है। संजय, अभी भी आप मोबाइल खोलकर कुछ पढ़ रहे हैं। ये जो जानकारी हमने आज बताई है, जो पुलिस ने जानकारी दी है, ये तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। ये कितने खतरनाक लोग थे जिनका खात्मा हुआ है, पाताल लोक से निकालकर मारा गया है। संजय, देखिए, जब उस लिस्ट को आप पढ़ते हैं जो 38 नक्सली मारे गए हैं, तो एक बात नज़र आती है कि सारे के सारे नक्सली जो हैं वो बस्तर के ही रहने वाले थे। वो सारे आदिवासी थे। चाहे नीति की बात की जाए या आखिरी 38वें नंबर के नक्सली की बात की जाए, सारे 38 नक्सली जो है वो बस्तर के आदिवासी थे जो इस मुठभेड़ में मारे गए। मारने वाले DRG के जवान जो हैं वो भी आदिवासी। तो जो आदिवासी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई है वो चल रही है। जो कमलेश बच गया, जो इन सबका लीडर था, वो था विजयवाड़ा का रहने वाला। तो एक बार फिर से एक बात साफ होती है, जो बस्तरिया या आदिवासी वर्सेस जो आंध्रा का जो एक बात चलता है हमेशा कि एक जो है आंध्रा की एक कमेटी है नक्सलियों की जो ऊपर से लीड करती है, जो इन आदिवासियों को बरगलाकर मैदान में उतार देती है और वो लोग जान गंवाते हैं। वो लेकिन संजय एक बात साफ हो गया है। लेकिन संजय एक बात साफ हो गया है कि अगर अब नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं, तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। समय की कमी है संजय, बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर की ओर मुझे रुख करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा संजय, आज नहीं, माफी चाहता हूं, क्योंकि दक्षिण विधानसभा सीट का रण बहुत रोचक हो चला है। और अगली खबर दक्षिण विधानसभा रायपुर दक्षिण से किसको मिलेगा टिकट, चेहरे देख लीजिए।
चेहरे देख लीजिए आप, कौन कौन से लोग हैं, विस्तार न्यूज देख लीजिए, सब पता चलेगा। छत्तीसगढ़ में केवल एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन दक्षिण का चुनाव छत्तीसगढ़ में बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि यह सीट 35 साल से विधायक रहे बृजमोहन भैया की है। जब एक विधायक 8 बार से एक ही सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हों और जब सांसद बने तो नेताजी की आंख में आंसू आ जाए, तो समझ लीजिए ये सिर्फ चुनाव नहीं है, इसमें इमोशन जुड़ा हुआ है, इमोशन जुड़ा हुआ है। वही कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी को कड़ा मुकाबला देने की कोशिश करेगी। उपचुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कांग्रेस के सहप्रभारी विजय जांगीड़ ने उपचुनाव को लेकर क्या कहा है, पहले सुन लीजिए, फिर आपको समीकरण बता दूंगा और यह भी बता दूंगा कि कौन कौन चुनाव लड़ने की होड़ में। सुनाइए। हम लोगों की तैयारी पहले से भी थी और आप लोग देखे होंगे कि लगातार हम लोगों ने बैठकें भी लिया और नीचे में बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। काम को नीचे तक आवंटित करके हम लोग जो है चुनाव की तैयारियां चालू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, जुमलेबाजी की सरकार, ये सब बात हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। चुनाव घोषणा के पहले से रायपुर दक्षिण के लिए चर्चा हो रही थी कि बृजमोहन अग्रवाल की जगह बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा। तो आज उन सभी संभावित नामों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के 4 संभावित नाम देख लीजिए, दिखाइए भाई। प्रमुख दावेदार में पूर्व सांसद सुनील सोनी और प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन का नाम सामने आ रहा है। नंदन जैन संघ के करीबी हैं और संघ की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में वह प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। राजधानी के राम मंदिर से भी नंदन जैन जुड़े हुए हैं। दूसरा नाम सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल के करीबी नेता में गिने जाते हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया था। सोनी पूर्व महापौर हैं और लंबे समय से दक्षिण के चुनाव अभियान की कमान संभालते रहे। तीसरा नाम मनोज शुक्ला का सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल अगर अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिलाने में सफल नहीं होते हैं तो मनोज शुक्ला पर दांव खेल सकते हैं। मनोज शुक्ला उनके साथ पिछले 35 सालों से सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण समाज के मनोज शुक्ला प्रतिनिधि हैं और हर बूथ के वोटरों तक मनोज शुक्ला की पहुंच है। चौथा नाम संजय श्रीवास्तव का आ रहा है। वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं, आरडीए के अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी मिली थी, वहां बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने तत्कालीन प्रदेश महामंत्रियों को मैदान में उतारा और तीनों ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में संजय की दावेदारी मजबूत दिख रही है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों ने क्या कहा है, ये भी लेकर आया हूं, सुन लीजिए। नहीं, देखिए, किसी के लिए भी मुझे लगता है कि स्वयं का आकलन करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो आकलन करेंगे कौन बेहतर होगा। निर्णय करने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन इच्छा की यदि आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कहीं पीछे हटने का विषय नहीं है। व्यक्तिगत इच्छा, बाकी अंतिम निर्णय पार्टी का है। पार्टी जो निर्णय करेगी उसके पीछे हम सब। देखिए, कार्यकर्ताओं का प्रेम है, स्नेह है। लंबे समय से काम कर रहा हूँ, 8 बार चुनाव संचालक भी रहा हूँ दक्षिण के अंदर, तो एक अपना क्षेत्र है वो, और यहीं का निवासी होने के कारण लोगों की अपेक्षाएं हैं और पार्टी तय करेगी अब किसको कैंडिडेट बनाती है। कौन कह दे, कैसे कह दे, मुझे 2-2 टिकट मैं लड़ना चाहता हूं। बीजेपी में चल रहे नाम तो आपको बता दिया, अब कांग्रेस के खेमे में किन लोगों का नाम चल रहा है ये भी देख लीजिए। जल्दी से बता देता हूं, समय हो गया है। कांग्रेस में सबसे पहले और प्रबल दावेदार के रूप में पूर्व महापौर प्रमोद दुबे का नाम आ रहा है। प्रमोद दुबे वर्तमान में नगर निगम के सभापति हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील सोनी के मुकाबले मैदान में थे, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। प्रमोद दुबे छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का नाम आ रहा है। वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेमे के हैं और युवा कांग्रेस के चुनाव में आकाश को करीब 5 लाख वोट मिले थे। ऐसे में युवाओं के बीच लोकप्रियता को देखते हुए उनकी दावेदारी सामने आ रही है। आकाश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला था। हाल ही में बैज की पदयात्रा में आकाश शर्मा ने अपनी ताकत भी दिखाई थी। तीसरे दावेदार के रूप में सुशील सनी अग्रवाल का नाम आ रहा है। यह भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं और कांग्रेस सरकार के समय सन निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष भी रहे। सनी अग्रवाल कांग्रेस मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रहे। सामाजिक समीकरण में सनी अग्रवाल फिट बैठते हैं। चौथे दावेदार के रूप में कन्हैया अग्रवाल का नाम है। इनका तो पोस्टर भी आ गया है कि भैया 1 वोट दो, हमको जिताओ, सामने आ रहा है। वह 2018 के विधानसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल से हार गए थे। हालांकि राज्य गठन के बाद अब तक रायपुर दक्षिण में सबसे कम अंतर से कन्हैया की हार हुई थी।
ऐसे में सामाजिक समीकरण को देखते हुए कन्हैया दावेदारी पेश कर रहे हैं। 2023 में कन्हैया अग्रवाल को टिकट नहीं मिला था। अपनी दावेदारी को लेकर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी क्या कह रहे हैं, ये भी जल्दी से सुन लीजिए, जल्दी से सुना दीजिए। टेंथ पास होकर 11th में जाओगे, उसका 12th में तो जाना ही जाना है। तो ये प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत मैं अपने आप को उस योग्य मानता हूँ, इसलिए मैं एक प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया है। मैंने पार्टी से इच्छा जताई है कि पार्टी जिसे भी टिकट देती है, जितने और दावेदार हैं वो भी सभी और दमदार लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं, जिसे भी पार्टी चेहरा बनाएगी हम जितने काम करेंगे। दो ही उद्देश्य से मैं कार्य करता हूँ, जीतने के लिए या जिताने के लिए। मुझे टिकट मिलेगी तो मैं जीतने के लिए कार्य करूँगा, पार्टी किसी और को टिकट देगी तो मैं जिताने के लिए कार्य करूँगा। चूँकि मैंने बताया मैं पिछला चुनाव मैंने लड़ा है, उसके बाद से लगातार सक्रिय हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे अवसर मिले और यदि अवसर मिलेगा तो मेरी अपनी योजनाएं हैं। मैंने पहले कहा है कि मैं मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास में जिसकी सरकार रही है वही पार्टी उपचुनाव में जीत दर्ज करती रही है। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 उपचुनाव हुए और 5 में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई। इस बार क्या मुकाबला बराबर का है या एक तरफा? नामों को लेकर पार्टियों में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको बता दिया।